नमस्कार, मैं दलीप सिंह एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी रिलेशन भर्ती 2023 के बारे में। तो भाई आर्मी से रिलेटेड ये सामान्य विज्ञान की बुक दिखा रखी है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन है, जिसमें टॉपिक है भाई गुरुत्वाकर्षण बल व गति के नियम। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है भाई, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी को दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यानी कि कोई भी दो वस्तुएं हैं, उनके बीच की दूरी को डबल कर दिया गया, दुगना कर दिया गया, तो उनके बीच जो बल लगता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भाई सबसे पहले तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए हमें कि ब्रह्मांड में दो अलग अलग वस्तुओं के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यानी कोई भी दो वस्तुएं हैं भाई, जैसे M1 और M2, और इनके बीच की दूरी r है भाई, तो इनके बीच में बल लगता है और वो बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए जी का इस्तेमाल करते हैं भाई। तो जी इंटू M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ये यानी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल होता है। अब यहाँ पर M1 और M2 का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ R का जिक्र है, यानी उनके बीच की दूरी का जिक्र है। यानी दूरी को वो बढ़ा भी सकता है और दूरी को घटा भी सकता है। तो आप ध्यान रखोगे कि जो बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है भी, यानी कि दूरी को हम बढ़ाएंगे तो उनके बीच बल घट जाएगा, और यदि दूरी को घटाएंगे तो उनके बीच बल बढ़ जाएगा। कितना? अब वो रिलेशन के अकॉर्डिंग है। यदि वो कह रहा है कि दुगनी कर दी गई दूरी, यानी डिस्टेंस डबल कर दिया गया, तो उनके बीच जो बल है वो कितना हो जाएगा। तो यहां पर आप r की जगह 2r रखोगे, जैसे यहां पे रख रहे हैं भाई, r की जगह 2r रखेंगे और उसका सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व कर रहे हैं तो क्या आएगा? f इनवर्सली प्रोपोर्शनल 4r स्क्वायर। अब इस f को 4 को हम बाहर निकालेंगे तो यानी 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1/4। तो ये तो पहले वाला रिलेशन था, उससे कितना गुना? 1/4 हो जाता है भाई, उससे कितना? 1/4 हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा इसमें? 1/4। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है भाई। यदि आपसे कह दे कि भाई दूरी को 1/2 कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो इनके बीच लगने वाला बल 4 गुना हो जाता है। तो यानी इस रिलेशन के द्वारा याद रखोगे आप, यदि केवल दूरी का प्रयोग कर रहा है, दूरी के बारे में जिक्र कर रहा है, द्रव्यमान के बारे में जिक्र नहीं करता है। तो ध्यान रखोगे भाई, यहाँ पर आंसर चौथा था, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जी का मान है, यानी कि जी का मान गुरुत्वीय त्वरण, उसके अकॉर्डिंग रिलेशन है भाई कि जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है भाई। ये कहाँ से आया? ये गुरुत्वीय बल के द्वारा निकाला गया है कि गुरुत्वीय बल होता है एफ जी इंटू M1 और ME अपॉन आर स्क्वायर। M1 वस्तु का द्रव्यमान है, ME पृथ्वी का द्रव्यमान, और R क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। अब जो ये गुरुत्वीय बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये किसी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल होता है कि भाई किसी वस्तु को हम फ्री फॉल छोड़ते हैं तो वो पृथ्वी पर जाकर रुकती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी उस पर एक बल लगाती है। तो ये बल एक तरह से वस्तु का भार ही होता है भाई। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, M इंटू जी इज इक्वल टू जी इंटू M1 ME और अपॉन आर स्क्वायर। भाई ये वस्तु का द्रव्यमान है, यहाँ भी वस्तु का ही द्रव्यमान है, तो वस्तु के द्रव्यमान से वस्तु का द्रव्यमान खत्म हो जाता है। तो हमारा रिलेशन फिर क्या आ जाता है? ये G इज इक्वल टू जी इंटू M1 अपॉन आर स्क्वायर। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। कई बार कह देता है स्मॉल जी और ग्रेटर जी में रिलेशन बताओ, तो यही रिलेशन है दोनों का। और इसमें कई बार कह देता है कि M क्या है, तो M को ध्यान रखोगे पृथ्वी का द्रव्यमान है भाई, मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान। कई बार इसकी इकाई भी पूछ लेता है भाई, तो इसका आंसर तो कौन सा था भाई? जी का मान क्या है? GM अपॉन आर स्क्वायर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब इसका मात्रक कैसे बनाएंगे वो भी ध्यान देंगे हम। तो भाई स्मॉल जी और बटे में ग्रेटर जी, इसकी यूनिट पूछ लेता है, मात्रक पूछ लेता है हमारे से। तो हमें पता है कि अभी रिलेशन था स्मॉल जी इज इक्वल टू ग्रेटर जी M अपॉन आर स्क्वायर।
यानी ए ऑप्शन वाला था, तो ये रिलेशन था। अब इसकी यूनिट के लिए देखो ग्रेटर जी को इसके नीचे भेज रहा है, तो यानी स्मॉल जी अपॉन ग्रेटर जी बराबर क्या बच गया मेरे पास, m अपॉन आर स्क्वायर। m क्या है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को किसमें, किलोग्राम में मापते हैं अभी, और आर स्क्वायर दूरी है, तो दूरी को मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर हो जाता है किसका, स्मॉल जी, और बटे में ग्रेटर जी का मात्रक पूछ लेता है। यदि इसको उल्टा कर दे भाई कि ग्रेटर जी अपॉन स्मॉल जी का मात्रक बताओ, तो हम भी इसको उल्टा कर देंगे, यानी मीटर स्क्वायर ये तो ऊपर चला जाएगा और केजी नीचे आता है, तो इसको इन्वर्स कर देंगे भी, मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये किसका मात्रक है, जी ग्रेटर जी अपॉन स्मॉल जी का। तो ये भी ध्यान रखना है साथ साथ आपको। भाई इसका मात्रक बनाने के लिए ये नहीं है कि पहले आप स्मॉल जी का मात्रक निकालोगे फिर ग्रेटर जी का उनका अनुपात लोगे, नहीं, तो हमें इस रिलेशन के द्वारा ही इनके मात्रक बनाने हैं। तो इसका आंसर ए ऑप्शन था करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से दूरी पर कार्य करने वाला बल नहीं है। अब दूरी का मतलब कि भाई उनके बीच में कुछ दूरी होनी चाहिए। भाई जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है तो दो वस्तुओं के बीच में दूरी होती है, इसी तरह चुंबकीय बल होता है, मैग्नेटिक फोर्स, उनके बीच में भी दूरी होती है। विद्युत बल यानी कोई भी दो आवेश होते हैं उनके बीच में भी दूरी होती है। घर्षण बल की बात करते हैं तो कोई भी दो वस्तुएं हैं उनकी सतह के बीच लगने वाला बल, अब यानी दोनों वस्तुएं हैं तो उनकी सतह कांटेक्ट में होती हैं, टच में होती हैं। अब टच में है तो उनके बीच दूरी नहीं होती, यानी ये दूरी पर कार्य नहीं करते। तो ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है भाई, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स कहोगे इंग्लिश में। इसको कई बार ये भी पूछ लेता है इसे कि निम्न में से कौन सा संपर्क बल है, संपर्क बल पूछ लेता है भाई, संपर्क बल, तो फिर कौन सा होगा, यही होता है भाई घर्षण बल। यानी कॉन्टैक्ट फोर्स पूछ लेता है हमारे से तो घर्षण बल है, यानी दो वस्तुओं की सतह के बीच लगने वाला बल होता है जो गतिशील वस्तु का विरोध करता है वेग का, तो ये भी ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है भाई, किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र पर ले जाने पर उसका भार हो जाएगा। भाई उसके भार पर प्रभाव पूछा है तो ध्यान रखोगे कोई भी वस्तु है उसका भार, वेट जो mg है वो चेंज होता रहता है भाई, किसके अनुसार, इस g के अनुसार। अब g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है भाई, गुरुत्वीय त्वरण का मान चेंज होता रहता है। जैसे भाई पृथ्वी की सतह पर हम कहेंगे कि ध्रुवों पर तो अधिकतम और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम, पृथ्वी के केंद्र पर 0। अब पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाते हैं तो घटता जाता है, चंद्रमा पे जाते हैं तो 1/6 हो जाता है पृथ्वी के जी के मान का। तो यानी जो भार है वो इसी के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान मास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है भाई, यानी मास नो चेंज रहेगा। उसको हम चाहे कहीं पर भी लेके जाओ, पृथ्वी के
के केंद्र पर ले जाओ, दूसरे ग्रहों पर ले जाओ, लेकिन उसके मास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ध्यान रखोगे कि भार पूछ रहा हमारे से, और कहां पर पूछा, पृथ्वी के केंद्र पर पूछा है भाई। तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना, 0 होता है। देखो कोई भी वस्तु का भार है mg होता है, यहां पर जी का मान 0 रखेंगे, सोल्व करेंगे तो उसका भार भी कितना, 0 आ जाता है। यानी कुल मिला के हमें ध्यान रखना है कि जैसे जी चेंज हो रहा है उसी के अनुसार वस्तु का भार चेंज होता है। भाई जैसे कई बार कह देता है कि कोई वस्तु है, उसको 100 मीटर ऊंची पहाड़ी पर ले गए, तो वहां पर उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भाई जी का मान घटता है तो भार भी घटेगा। यदि पृथ्वी की सतह से 100 मीटर गहरी खाई में ले गए तो भी वस्तु का भार घट जाएगा, क्योंकि जी का मान घटता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था भाई 0 हो जाएगा, बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर। अब वही रहेगा, वही का मतलब मास वही रहता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बढ़ जाएगा। कहां पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो वस्तु का भार बढ़ जाता है, क्योंकि जी का मान बढ़ जाता है। कुछ कम हो जाएगा भाई, घटेगा, यानी सतह से ऊपर जाओ पृथ्वी की सतह से, या पृथ्वी की सतह से नीचे जाओ तो वस्तु का भार घट जाता है। तो इसका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है, समतलता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का भार क्या होगा। भाई कोई भी वस्तु हम उसको फ्री फॉल छोड़ देते हैं, अब फ्री फॉल छोड़ रहे हैं तो उसका भार 0 हो जाता है, भाई 0 हो जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कैसे, कि कोई भी वस्तु है, यदि हम उस पर कोई वेट, यानी कि पृथ्वी उस पर अपनी ओर खींच रही है तो बल लगाते हैं, और बल लगा रही हैं तो एक बल और भी होता है जो रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे हम, यानी परिणामी बल निकालते हैं भाई, परिणामी बल रिजल्टेंट फोर्स की बात करते हैं। तो उसमें क्या होगा, यानी m इंटू जी माइनस ए हो जाएगा भाई। क्या होगा, एक तो यानी पृथ्वी जो बल लगा रही है वो कहेंगे, और एक जो हम बल लगा रहे हैं उसकी बात करते हैं। तो इन दोनों में से डिफरेंस करेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या आ जाएगा, m इंटू जी माइनस ए हो जाता है। कब, ये हम उस पर त्वरण लगा रहे हैं, तो अब हमने ये त्वरण लगाया नहीं, हमने उसको फ्री फॉल कर दिया, समतलता पूर्वक छोड़ दिया हमने, तो इस ए का मान भी क्या हो जाता है, जो पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्वीय त्वरण है वो ही हो जाता है। तो यहाँ पर देखोगे तो कोई भी वस्तु उसका भार क्या आ जाएगा, जी में से जी घटाएंगे हम, यानी कि मान क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाता है भाई, तो 0 हो जाएगा। ध्यान रखोगे 37 से आधा नहीं, यानी कि द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं है। 37 का मतलब ये मास होता है भाई, द्रव्यमान, मास होगा द्रव्यमान, तो इसके अकॉर्डिंग नहीं बात करेंगे हम तो भार के अकॉर्डिंग बात करेंगे। नेक्स्ट है भाई, तो इसका आंसर ए ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 48 न्यूटन है, अच्छा पृथ्वी के द्वारा लगाया गया जो बल है वो भार ही होता है एक तरह से, तो बल का मात्रक न्यूटन है तो भार का मात्रक भी न्यूटन ही होगा, ध्यान रखना है। तो कह रहा है कि चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। अब हमें पता है कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 हो जाता है, तो यदि वस्तु को हम वहां ले जा रहे हैं तो वस्तु का भार भी कितना, भाई पृथ्वी के भार का पृथ्वी पर जो भार है वस्तु का उसका 1/6 हो जाएगा। तो यानी पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार, पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार कितना देर का है भाई, 48 न्यूटन है, तो लिख सकते हैं इसलिए चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा की सतह पर वस्तु का भार कितना हो जाएगा भाई, जितना पृथ्वी पर उस वस्तु का भार है उसका 1/6 कर देंगे, तो 48/6 काटोगे तो कितने से, 8 से कट गया, यानी कितना, 8 न्यूटन आंसर आ जाता है भाई। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। लेकिन ध्यान रखोगे कई बार इसी तरह से कह देता है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 48 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर उस वस्तु का द्रव्यमान बताओ। अब एक ऑप्शन कहेगा वही रहेगा, यानी कोई चेंज नहीं होता। तो ध्यान दोगे, यदि द्रव्यमान की बात कर रहा है, मास पूछ रहा है, तो हम कहेंगे नो चेंज, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन भार की बात कर रहा है तो 1/6 से डिवाइड
कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें वस्तु का द्रव्यमान दे देगा, पृथ्वी की सतह पर मास दे देता है अभी, जैसे कह दिया कि 60 किलोग्राम है। अब कहता है कि पृथ्वी की सतह पर उस वस्तु का भार बताओ। अब हमें भार का पता है भाई, भार क्या होता है, W वेट कहेंगे तो M इंटू जी होता है भाई। M क्या है, दे रखा है भाई 60 kg। G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। अब G का मान दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो आप लगभग कितना 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेकर चलोगे, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर G का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जो लगभग कितना 10 मीटर प्रति सेकंड के आसपास है। तो न्यूमेरिकल सोल्व के लिए 10 ही लेकर चलेंगे और इसे सोल्व करोगे तो कितना आ जाता है भाई, 600 न्यूटन आंसर आ जाता है यदि भार पूछे तो आपसे। क्लियर। तो इस क्वेश्चन तो हम कर चुके थे, इसका तो क्या था, सी ऑप्शन था 8 न्यूटन। यदि इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछता है तो ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर वायुमंडल रुका हुआ है। भाई पृथ्वी पर वायुमंडल किस कारण रुका हुआ है, कि भाई वायुमंडल है तो उसमें मॉलिक्यूल होते हैं भाई, एयर मॉलिक्यूल यानी हवा के अणु होते हैं भाई, हवा के अणु हैं, और हवा के अणुओं का वेग होता है जैसे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कह देते हैं भाई, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, RMS वेलोसिटी। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यदि वहाँ के प्लाइन वेग से ज़्यादा है तो फिर ये वहाँ पर नहीं रुक पाते, क्योंकि प्लाइन वेग का मतलब क्या है कि किसी वस्तु को न्यूनतम वेग देने से यदि वह वहाँ के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाए तो हम कहते हैं उस न्यूनतम वेग को प्लाइन वेग। अब यदि इन अणुओं, हवा के जो अणु हैं उनका जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, यदि वो वहाँ के प्लाइन वेग से अधिक हो जाती हैं तो वहाँ पर नहीं रुकते। तो यानी इनका जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है वो पृथ्वी के प्लाइन वेग से कम होती है अभी, पृथ्वी के प्लाइन वेग से कम होती है। तो ये भी ध्यान रखेंगे हम कि भाई जैसे चंद्रमा है कि चंद्रमा पर हवा नहीं है, क्यों, क्योंकि वहाँ के जो हवा के अणु हैं उनकी जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो वहाँ के प्लाइन वेग से अधिक है, जिस कारण वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं। लेकिन पृथ्वी पर बात करेंगे तो पृथ्वी के प्लाइन वेग से कम है भाई। पृथ्वी का प्लाइन वेग कितना, यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो इससे कम होगा भाई हवा की जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है उसका वेग। चंद्रमा पर भाई, चंद्रमा पर कम होता है प्लाइन वेग, कितना 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास है। तो चंद्रमा पर जो हवा नहीं रुक पाती, क्योंकि वहाँ के जो हवा के अणु हैं उनका जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो ज़्यादा होती है प्लाइन वेग से। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी पर जो वायुमंडल है रुका हुआ है किस कारण है, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा रुका हुआ है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, सेब किस बल के कारण पृथ्वी पर गिर जाता है। भाई कोई भी वस्तु है उसको पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, यानी पृथ्वी उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिर जाती है। भाई जैसे कोई भी वस्तु, पेड़ है सेब का या किसी का भी टहनी है और उस पर एक सेब लगी हुई है, तो भाई यहाँ पर सेब पर पृथ्वी एक बल लगा रही है और इसे अपोजिट टहनी और सेब के बीच में बल होता है। अब जो ही समय बढ़ता जाता है संवेग में परिवर्तन की दर कम होती जाती है, और संवेग में परिवर्तन की दर कम हो रही है तो ये बल भी कम होता जाता है भी। अब यानी ये तो कम हो रहा है लेकिन ये तो उतना ही बचा हुआ है, इसका मतलब ये ज्यादा हो जाता है ऊपर वाले की बजाय, जिस कारण सेब टूटकर नीचे गिर जाती है। तो यानी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है भी, यानी वर्ताकार पथ में घूमती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, कौन से बल के कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण। इसी तरह वायुयान होते हैं, लूप बनाने पर भी वो नीचे नहीं गिरते क्योंकि उनको अभिकेंद्रीय बल मिल जाता है। इसी तरह अपकेंद्रीय बल है भी, वर्ताकार पथ में घूमती हुई वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर, वो तो केंद्र की ओर था, और ये केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल कहलाता है। जैसे दूध से क्रीम को अलग करना या दही से मक्खन को अलग करना, कौन से बल लगते हैं उसमें, अपकेंद्रीय बल लगते हैं भाई। इसी तरह कपड़े धोने की मशीन के द्वारा कपड़े धोना या सुखाना, उसमें भी कौन सा, अपकेंद्रीय बल लगता है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन था, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैरना न्यूटन के
गति के किस नियम पर आधारित है? तो भी तैरना न्यूटन का कौन सा तीसरा नियम है भी? कौन सा है? तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। यानी हम पानी को पीछे धकेलेंगे तो हम आगे की ओर जाते हैं। इसी तरह बंदूक से गोली चलाते हैं तो गोली आगे की ओर, बंदूक पीछे की ओर खिसक जाती है। तो वो भी गति का कौन सा तीसरा नियम ही होता है। अब दूसरा क्या है भी, ये भी ध्यान रखोगे साथ साथ कि दूसरे नियम के एग्जाम्पल जरूरी हैं। जैसे खिलाड़ी है, खिलाड़ी गेंद पकड़ते समय अपने हाथों को गेंद की दिशा में पीछे की ओर करता है। क्यों? क्या? ताकि उसको चोट कम लगे। भाई एक तो ऊपर ही कैच करे तो ज़्यादा चोट लगेगी। अब वो थोड़ा समय बढ़ा रहा है, समय बढ़ा रहा है तो संवेग में परिवर्तन की दर कम होगी, कम हो रही है तो बल भी कम हो जाता है, यानी उसके हाथों में चोट कम लगती है क्या ये? एक और ध्यान रखोगे कि भाई दूसरा जो नियम है वो संवेग आवेग का नियम कहलाता है भी, संवेग आवेग। भाई जैसे तीसरे में कहा हमने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है, तो दूसरा संवेग आवेग का नियम भी कहलाता है, जो बल की समीकरण भी देता है, जो बल की समीकरण देता है। इसी तरह से पहले के बारे में कहोगे भाई कि गति का पहला नियम बल को परिभाषित करता है और जड़त्व का नियम भी कहलाता है भी, ये भी ध्यान रखोगे। लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम गति का कौन सा नियम कहलाता है भाई? तो आप कहोगे पहला नियम। तीनों के बारे में ध्यान रखना है भाई, उदाहरण भी जरूरी है इसके। भाई जैसे घोड़े को अचानक चलाते हैं तो घुड़सवार पीछे की ओर गिर जाता है, गति के कौन से? फर्स्ट नियम के अकॉर्डिंग। इसी तरह से गाड़ी रुकी हुई है, उसको अचानक चलाते हैं तो यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, या फिर चलती हुई गाड़ी को अचानक रोकने पर उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तो वो भी गति का कौन सा? पहला नियम है भी। तो तीनों के एग्जाम्पल भी ध्यान रखोगे। और बल के बारे में ध्यान रखना है कि पहला परिभाषित कर रहा है, दूसरा मापता है और बल की समीकरण देता है, तीसरा बल की प्रकृति के बारे में भी बताता है भाई, नेचर ऑफ फोर्स के बारे में भी बताता है। तो इसका आंसर तो तीसरा ऑप्शन था, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है न्यूटन की गति का दूसरा नियम किसको परिभाषित करता है? भाई यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन कहेंगे हम, वैसे गति का पहला नियम भी बल को परिभाषित करता है, लेकिन अब क्वेश्चन में दूसरे की बात कर रहा है और दूसरा इनमें से देखोगे तो गति को भी नहीं करता, त्वरण को भी नहीं करता, संवेग को भी नहीं करता, यानी चारों में बेस्ट ऑप्शन कौन सा? फिर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब गति क्या है भाई? गति यानी कि कोई भी वस्तु है उसके विस्थापन में परिवर्तन की दर, उसका विस्थापन की दर उसका वेग या गति कहलाती है। तो इसका मात्रक ध्यान रखोगे मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह त्वरण क्या है? किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है भाई। A बराबर dv अपॉन dt कह देंगे भाई। तो यहां से हम इसका मात्रक बनाएंगे तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी तरह संवेग होता है P इज इक्वल टू m इंटू v, यानी कि कोई भी वस्तु है उसका द्रव्यमान और जो वेग है उसका गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। तो मात्रक ध्यान रखोगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो इसका आंसर ए ऑप्शन था, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का संवेग 150 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, तो वस्तु का वेग सेंटीमीटर प्रति सेकंड में कितना होगा? यानी सारे सीजीएस में दे रखे और सीजीएस में पूछा है। यदि एक एसआई में होता है बाकी सीजीएस में होते तो हमें चेंज करना पड़ता, यहाँ पर सभी सीजीएस में है तो कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की। तो यानी कि P इज इक्वल टू m इंटू वी होता है संवेग मोमेंटम का सूत्र। तो यहाँ पर देखो भाई 10 ग्राम वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है, यानी m दे रखा है 10 ग्राम और क्या दे रखा है? v तो पूछा है हमारे से, और संवेग कितना दे रखा है भाई? 150 ग्राम दे रखा है, 150 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। तो यानी यहां से v ज्ञात करना है भाई हमें, तो 150 बटे में 10, 1 0 से 1 0 काटोगे तो कितना आएगा? 15 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आ जाता है। इंपॉर्टेंट है भाई, मात्रक जरूरी ध्यान रखना। यहाँ पर तो ऑप्शन बनाए नहीं, वो कर सकता है हमारे से, जैसे पहला ऑप्शन यही बना देगा मीटर प्रति सेकंड, आप काटोगे 15 आंसर आ गया, इसी को टिक करके चल पड़ते हो, नहीं गलत है। सीजीएस में पूछा है तो सीजीएस में आंसर देना है मात्रक का हमें सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर कोई मात्रक नहीं था, वो भी सही है। तो यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बी कौन सा है? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है बी घोड़े के अचानक चल पड़ने के कारण इस पर
बैठा हुआ सवार गिर पड़ता है, क्योंकि भाई गति के फर्स्ट नियम के अनुसार, यानी कि जैसे घोड़ा चल रहा है अचानक, तो जो हमारा शरीर का आधा हिस्सा होता है वो तो तुरंत घोड़े के साथ गतिशील हो जाता है। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कुछ समय के लिए विराम में रहने की कोशिश करता है, जिस कारण पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। तो यानी इसका आंसर क्या होगा भाई? सी ऑप्शन है कि जड़त्व के कारण सवार के शरीर का ऊपरी भाग स्थिर रहता है कुछ समय के लिए, और जबकि नीचे का भाग होता है वो घोड़े के साथ अचानक गतिशील हो जाता है, जिस कारण गिर जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? तो पहले तो परिभाषा भी ध्यान रखोगे, ऐसी राशि जिनको प्रदर्शित करने के लिए दिशा व परिमाण दोनों दिए हुए हों, क्या कहलाती हैं? सदिश राशि कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो ये इनके एग्जाम्पल हैं कि भाई समय अदिश है, इसी तरह आयतन भी अदिश है, घनत्व भी अदिश है, तो क्या जो संवेग है, मोमेंटम है, वो सदिश राशि में आता है। तो ये बाकी तीनों अदिश हैं, भाई स्केलर क्वांटिटी है, इनको भी ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? तो ऐसी राशि जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण दिया हुआ हो, मैग्नीट्यूड दिया हुआ हो, दिशा नहीं हो, तो वो क्या कहलाती हैं? अदिश कहलाती हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सी अदिश है, तो तीन तो सदिश मिलेंगी और एक अदिश मिलती है। तो वेग भी सदिश है, बल भी सदिश है, त्वरण भी सदिश है, तो दूरी क्या है? अदिश राशि है। तो ये इनके एग्जाम्पल है, ध्यान रखोगे। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर था इसका। नेक्स्ट है भी, एक वस्तु का भार क्या है? कि कोई भी वस्तु है उसका भार क्या होता है? तो आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हम वस्तु को फ्री फॉल छोड़ देते हैं तो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, यानी पृथ्वी उस वस्तु पर बल लगा रही है, तो वो बल एक तरह से भारी होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा भाई कि वह बल जिससे वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हो, यानी कि वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित हो रही है अभी, यानी पृथ्वी उस पर बल लगा रही है, तो वो बल ही वस्तु का क्या होता है? भार होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यहाँ पर द्रव्यमान के समान होता है किंतु इकाई अलग नहीं, गलत है ये। जड़त्व के अनुपातिक नहीं, उस वस्तु के समायोजित पदार्थों के कणों के परिणाम बराबर नहीं, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर था यहाँ पर। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक के ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अब इस एग्जाम के लिए एसके बुक से सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।